सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम लोग देख रहे थे। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है, वी आर गोइंग टू लुक इनटू कोलिजन और कोलिजन से रिलेटेड इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स एंड कोलिजन वी आर गोइंग टू लुक इनटू। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एंड व्हाट इज़ आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्ट्रेटजी, जो आज का जो लेक्चर है उसका क्या कॉन्सेप्ट फ्लो है हमारा, उसको समझने से पहले एक सिनेरियो देख लेते हैं और फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू गो इनटू इट। ठीक है, सिनेरियो क्या है मेरा कि एक ब्लॉक है 1 kg का, दैट इज़ मूविंग हेयर विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर ये जो है ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम इसको फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं, और आफ्टर 10 सेकेंड इट इज़ स्टार्टेड मूविंग हेयर विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से अब इधर मूव कर रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड सिनेरियो देखते हैं कि सेम यही ब्लॉक मेरा, दिस ब्लॉक पहले 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, सेम यही ब्लॉक अब ये 10 मीटर पर सेकेंड इधर जा रहा है, बट अब जो है 0.1 सेकेंड में। ठीक है, 0.1 सेकेंड में। ठीक है, सो नाउ वी आर व्हाट इज़ द चेंज हेयर, व्हाट इज़ द चेंज हेयर, इट इज़ द टाइम। ठीक है, द टाइम पहले हमारा जो था टाइम 10 सेकेंड में मोमेंटम चेंज हो रहा है, अब मेरा 0.1 सेकेंड में सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो फैक्टर चेंज आएगा दैट इज़ नथिंग बट दिस फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला पोर्शन। अभी तक हमने जो फोर्सेस पढ़ी थी न्यूटन्स लॉज और रिलेटेड वर्क एनर्जी पावर में, वो हमने ये वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि हमारी जो फोर्स लग रही है फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम। बट आज जो पढ़ेंगे हम ये वाला पढ़ेंगे वेयर द फोर्स हाई अमाउंट ऑफ वेरी बिग अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इन आवर इम्पल्स एंड कोलिजन। ठीक है, सो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारा था दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 4 थिंग्स। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था हमारा, जब हम फोर्स एक्सटर्नल लगाते हैं किसी बॉडी पे तो उसका क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फैक्टर इन्वॉल्व होते थे इसमें। ठीक है, एक तो फैक्टर इन्वॉल्व होता था मास का मोमेंटम में, दूसरा वेलोसिटी का, ठीक है, तीसरा डायरेक्शन का कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, ये तीसरा था, और चौथा जो होता था टाइम का फैक्टर होता था, जो कि मोस्टली हमने तब उस टाइम कंसिडर नहीं किया था। जो टाइम का फैक्टर ये होता है ये वाला। ठीक है, तो जितने कम टाइम में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है, हमने देखा था ऊपर वाले केस में मोमेंटम मेरा सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज गेटिंग चेंज, बट यहाँ पे टाइम कितना कम हो गया था, 100 टाइम कम हो गया था। तो यहाँ पे मेरे को फोर्स जो थी मेरी 100 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगी थी मेरी। ठीक है, 100 टाइम्स मेरी ज़्यादा फोर्स लगी थी जब मेरा 100 टाइम कम हो गया था। सो यहाँ पे टाइम का एक ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आपको सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज मिल रहा होता है और आप कम टाइम में हो रहा होता है वो मोमेंटम चेंज, देन यू कैन से दैट इज़ नथिंग बट कि आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्सेस यूज़ हो रही है वहाँ पे। एंड दोज फोर्सेस वी आर गोइंग टू कंसिडर टुडे, दोज फोर्सेस आर कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्सेस, और वो मोस्टली इट अराइजेस इन द केसेस ऑफ आर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन और जर्क वाले एग्जाम्पल में, फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस ब्लॉक को इफ़ आई एम पुशिंग इट विद अ फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स एफ से पुश कर रहा हूँ मैं इसे, देन इट इज़ अ नॉर्मल फोर्स आई एम अप्लाइंग। सो इन द अनदर केस इफ़ आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी हाई जर्क, ठीक है, बहुत हाई जर्क फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में दे दिया, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वही सेम 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बट आई एम अप्लाइंग इट फॉर 1 आवर, और यू कैन से 100 सेकेंड्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज ये करेगा, ठीक है, जो ये द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इट इज़ गोइंग टू सप्लाई फोर्स इनटू टाइम में, और यहाँ पे भी अगर मैं फोर्स इसकी करूँ कि 100, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे हमने 10 दी थी, यहाँ पे मैं 1000 कर दूँ, 10,000 कर दूँ और 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, 10,000 मैंने कर दी एंड 0.1 सेकेंड में, तो इन दोनों का जो इम्पैक्ट आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम इम्पैक्ट। ठीक है, ये दोनों सेम इम्पैक्ट करेंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ आई एम गिविंग वेरी हाई फोर्स, काइंड ऑफ गिविंग अ जर्क फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, 10 न्यूटन की फोर्स उसको 100 सेकेंड तक उसको पुश करा रहा हूँ, तो इन दोनों का जो इफेक्ट आएगा, जो मोमेंटम चेंज आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी द सेम मोमेंटम चेंज। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे बेस्ड है, वी आर गोइंग टू सी इम्पल्स एंड कोलिजन। तो आज का जो हमारा फ्लो रहेगा इसी तरीके से रहेगा। So we are going to see impulse we are going to see impulse and momentum relationship देखेंगे कि how the impulse and momentum equations comes up from the Newton's second law। ठीक है, हम equation देखेंगे, we are going to see some practical application देखेंगे उसकी this impulse momentum equation की,
एंड हम देखेंगे, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन लेके चलेंगे कि एट व्हाट लेवल वी हैव टू नेग्लेक्ट द अदर फोर्सेस, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारा ये हाई लेवल ऑफ फोर्स, हाई जर्क फोर्सेस होती है, इम्पल्सिव फोर्सेस होती हैं, तो वी कैन नेग्लेक्ट सम ऑफ द फोर्सेस, फॉर इंस्टेंस बिकॉज छोटे अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए जो हमारी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, हमारी स्प्रिंग फोर्स हो गई, तो उनके इफेक्ट हम लोग थोड़े टाइम पीरियड के लिए वी कैन नेग्लेक्ट दोज फोर्सेस, बिकॉज फॉर द डेल्टा टी उनमें वो जो मोमेंटम चेंज करेंगे दैट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। फिर हम इम्पल्स में ही देखेंगे आगे इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्स तो कोलिजन के अंदर जो भी फोर्सेस मेरी इन्वॉल्व होंगी, तो जो भी फोर्सेस मेरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी कोलिजन में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्सिव फोर्सेस, जो भी कोलिजन में यूज़ हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल, ये भी हमारी at certain instant से केस बाय केस सिनारियो में दे ऑल्सो वर्क लाइक अ इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है। वो सिनारियोज देखेंगे एट व्हाट सिनारियो वी दिस इम्पल्सिव फोर्सेस, दिस टेंशन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल विल बी लाइक अ इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है। और हमारा एक और फिनोमेना यहाँ से निकलेगा, इम्पल्सिव फोर्सेस कैन ओनली हैंडल द इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है। ऐसा नहीं है आपका इम्पल्सिव फोर्स लग रही है, इम्पल्सिव टेंशन लग रही है, तो देर मस्ट बी सम इम्पल्सिव फोर्स टू हैंडल दिस टेंशन, ठीक है, इम्पल्सिव टेंशन। तो एक ये फिनोमेना देखेंगे। फिर उसके बाद वंस वी स्टडी द इम्पल्सिव फोर्सेस देन वी विल गो इनटू द कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ड्यूरिंग द कोलिजन, जो डेल्टा टी में जो टाइम पीरियड में कोलिजन होता है, तो उस टाइम पीरियड में एक बॉडी का, पहले दो बॉडी जब कोलाइड कर रही होती है तो उसमें एक डेल्टा टी टाइम पीरियड के लिए डिफॉर्मेशन हो रहा होता है और फिर उनका रेस्टिट्यूशन हो रहा होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि फॉर इंस्टेंस अगर दिस बॉल इज कोलाइडिंग विद इट, तो धीरे धीरे बॉल में डिफॉर्मेशन, देखो धीरे धीरे बॉल में डिफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, तो बॉल का मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद बॉल रिफॉर्म करके वापस आ जाएगी, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि बॉल में कितनी इलास्टिसिटी है। बॉल के अंदर अगर इसकी इलास्टिसिटी, बॉल इज़ वेरी इलास्टिक, सो ये जितना डिफॉर्म होगा वापस का वापस पूरा ये रेस्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको वो वाले केसेस को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रेस्टिट्यूशन, जिससे हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी निकलेगा। आई थिंक टुमारोज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दैट, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि डिफॉर्मेशन है, रेस्टिट्यूशन है, डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो इम्पल्स रखती है और रेस्टिट्यूशन के टाइम पे जो इम्पल्स रखती है फॉर दिस डेल्टा टी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट माई हेयर वी आर गोइंग टू सी। ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ये टोटल मेरा डेल्टा टी टाइम पीरियड है। सो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, दिस इज़ माई डिफॉर्मेशन टाइम पीरियड एंड दिस इज़ माई रिफॉर्मेशन टाइम पीरियड, ठीक है। इस टाइम तक मेरा डिफॉर्मेशन इन द बॉडी हो रहा है और इस वाले टाइम में रिफॉर्मेशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है। तो अगर ये दोनों ग्राफ सेम है तो आई कैन से इट इज़ माई इलास्टिक कोलिजन। दोनों ग्राफ में अगर डिफरेंस है, अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है और उसके बाद मेरा रिफॉर्म कुछ भी नहीं हो रहा, ये वाला इतना ही ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ है ही नहीं मेरा, ठीक है, तो बस ये आधा ही ग्राफ है, देन वी कैन से इट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ कि अगर मेरा डिफॉर्मेशन पीरियड ज़्यादा है बट रेस्टिट्यूशन पीरियड मेरा कम है। रेस्टिट्यूशन पीरियड ये वाली वैल्यू, इस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट हैंड साइड वाला ग्राफ की वैल्यू कम है। सो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये वाली वैल्यू कम हो गई इसका है। तो वी कैन से इन दैट टाइम पीरियड, इन दैट केस माई रेस्टिट्यूशन इज़ लेस। तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द डिफॉर्मेशन एंड रेस्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कोलिजन हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ एनर्जी टाइप, वन इज़ माई इम्पैक्ट टाइप, ठीक है। एनर्जी में दो टाइप के देखेंगे हम लोग कोलिजन, तीन टाइप के बेसिकली। इलास्टिक कोलिजन जो कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा, ये वाला कि हमारा ये जो ग्राफ है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट माई इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन देखेंगे कि, और जो कि हमारा नॉर्मल रियल सिनारियो में जो होता है इलास्टिक कोलिजन होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखेंगे जब मेरी बॉडी जो है पूरी डिफॉर्म होके इट इज़ गोइंग अलोंग विद द अदर बॉडी, ठीक है। वहाँ पे कोई मेरा रेस्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है, इन द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। थर्ड देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपना कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ आवर इम्पैक्ट, जिसमें हम दो टाइप के कोलिजन देखेंगे, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। और हम देखेंगे कि हेड ऑन कोलिजन में क्या क्या हेड ऑन कोलिजन की क्या बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और माई ऑब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एंड देन इनमें पैरामीटर्स किस तरीके से एनालाइज होते हैं, ठीक है। मोमेंटम पैरामीटर, एनर्जी पैरामीटर, किस तरीके से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना है हमारा, वी आर गोइंग टू सी दोज थिंग्स, राइट। सो अब देखते हैं लेक्चर के अंदर चलते हैं। सो इम्पल्स एंड कोलिजन का इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। सो इम्पल्स एंड कोलिजन इज़ नथिंग बट व्हेन एवर योर टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर ए वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। वो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि दे एक्सचेंज देयर मोमेंटम एंड दे एक्सचेंज देयर एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज़ ए रिट्रीब्यूशन ऑफ योर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में एक्सचेंज होता है बट द टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व। अभी हम देखेंगे क्यों कंजर्व रहती है इन द लेटर पार्ट वी आर गोइंग टू सी। बट यहाँ जो मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम में चेंजेस होंगे, तो मे बी
दो बॉडीज़ अगर अपनी अपनी मोमेंटम लेके जा रही है तो देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, बट मोमेंटम चेंज होगा दोनों में, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बट इक्वल रहेगी इनिशियल और फाइनल। बट एनर्जी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, ठीक है, जो कोलिजन बॉडीज़ होती हैं उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है एनर्जी के, हाउ मच इज़ द एनर्जी बीन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये और कोलिजन क्या होता है, व्हेनेवर टू बॉडी कम्स इन इंटरैक्ट फॉर द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, शॉर्ट अमाउंट टाइम में दे एक्सचेंज व्हाट मोमेंटम एंड देयर एनर्जीज, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरा इंट्रैक्शन होता है कैन बी कि जब वो टच करके कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, लाइक बिलियर्ड्स हो गया, कार क्रैश हो गया, बॉल बाउंसिंग हो गया फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द वॉल, तो ये सारे होते हैं मेरे कॉन्टैक्ट वाले, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले मेरे इंट्रैक्शन होते हैं। और देर आर इंट्रैक्शन विच वेयर द टच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हमने देखा था ये चीज़ कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर मेरे रिपल पॉजिटिव है तो दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, सो देर विल नॉट बी एनी इंट्रैक्शन, बट वी कैन कॉल इट अ कोलिजन, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन में वी विल सी के दे मे नॉट टच, बट दैट फिनोमेना वी कॉल द इंट्रैक्शन जो होता है इन दोनों के बीच में, देयर इज मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कोलिजन का मतलब यही हो रहा है आपका, कोलिजन का मतलब यह है एक्सचेंज ऑफ योर मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, दैट इज़ व्हाट द कोलिजन। अब वो टच के साथ हो रहा है या विदाउट टच के साथ, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो इसके एग्जांपल है जो विदाउट टच होते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग हो गया, मैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो गया, ठीक है। और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है एंड द हेयर द अल्फा पार्टिकल इज गोइंग एंड दिस इज़ व्हाट के बिकॉज ऑफ माई जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये रिपेल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होता है अभी हम देखेंगे इन द ऑब्लिक कोलिजन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पैक्ट फैक्टर, कि इन दोनों के लाइन ऑफ जो मेरी लाइन ऑफ मोशन है, सो इसका तो लाइन ऑफ मोशन रेस्ट पे है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पैक्ट फैक्टर। अभी हम देखेंगे ये वाला। फिर एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट जो होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कोलिजन, ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट इफ़ यू वुड हैव सीन द मूवी इंटरस्टेलर, तो उसके अंदर इन द लास्ट सीन में होता है कि कूपर टेक्स अ ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट, सो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ कोलिजन वेयर द टच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल है मेरे कोलिजन के जहाँ पे एक्सचेंज इन मोमेंटम एनर्जी हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज इन मोमेंटम एनर्जी हो रहा है, बट इन दिस केसेस द टच इज़ नॉट देयर, राइट। अब देखते हैं जब इंट्रैक्शन होता है तो देयर इज़ अ फोर्स इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन, ठीक है, दोनों आपस में फोर्स इन्वॉल्व होती हैं, तो जो फोर्स इन्वॉल्व होती हैं दैट आर वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेरी बिग फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सो इन फोर्सेस को बोला जाता है जब भी इंट्रैक्शन होता है कोलिजन वाले में, कोलिजन में जब भी इंट्रैक्शन होता है इस तरीके से, तो उन फोर्सेस को बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्सेस। दीज आर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में अगर छोटी ही फोर्स है तो वो मोमेंटम में चेंज नहीं ला सकती, तो बिग अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कैन चेंज इन मोमेंटम, जो कि हमने देखा ना एफ डॉट डेल्टा टी जो होता है दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम dp डेल्टा p, दैट इज़ नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कब होगा, या तो आपका ये टाइम आपका ड्यूरेशन बहुत बड़ा हो, ठीक है, तब आपका कम फोर्स में भी काम चल जाएगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट आपका यही बहुत छोटा टाइम है, जैसे मिली सेकेंड्स में टाइम है यहाँ पे, तो आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी टू चेंज दिस। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, कि आपका हाई अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, सो इन दिस देयर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, राइट। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जैसे दो बॉडी है मेरी, ये बॉडी है, बॉडी वन बॉडी है, वेन एवर दे कम इन टू इंट्रैक्ट, तो इसके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं दिस इज़ द फोर्सेस एट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो लगेगी, तो दीज आर इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन इसी वजह से होता है बिकॉज दीज आर इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस, तो देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू देम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हमारा न्यूटन्स लॉस क्या कहता है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ओनली द इंटरनल फोर्सेस आर देयर व्हेन एवर द कोलिजन इज हैपनिंग, सो दिस इज जीरो, तो माई डेल्टा पी इज माई कंजर्व, ठीक है, डेल्टा पी इज माई कंजर्व। सो डेल्टा पी आपका हर डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, सो ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम होगा बट कंजर्व रहेगा आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पल्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो इम्पल्स इज नथिंग बट लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज वेरिंग, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स, सो दिस इज योर इम्पल्सिव फोर्स, आपका यहाँ से डेल्टा टी है, ये दिस इज योर डेल्टा टी, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा टी, आपकी फोर्स यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, द फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम हेयर एंड इट गोस अप टू हेयर, तो ये वाला जो मेरा टाइम पीरियड है, ये जो आधा टाइम पीरियड है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स और दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन, ठीक है। इस टाइम पीरियड में डिफॉर्मेशन हो रहा है मेरी बॉडी का, ठीक है, जो बॉल है मेरी बॉल का डिफॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और फिर यहाँ के बाद से बॉल का
बॉल का मेरा यहाँ से दिस इज़ माय रिफॉर्मेशन ऑफ बॉल, बॉल अपने रीगेन कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है पूरा मेरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is going to convert into my kinetic energy. अगर ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है then we can say there is our initial kinetic energy is equal to kinetic energy बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अगर ये सारी की सारी मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है मेरी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, देन आई कैन से माई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज माई काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। सो दिस ये लेफ्ट वाला जो ग्राफ है वी कॉल इट इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन, और ये जो बिकॉज इम्पल्स क्या होता है हमारा ये जो राइट वाला होता है दिस इज़ माई इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन। अभी देखते हैं वाई दिस इज कॉल्ड, बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ इज कॉल्ड द दिस एफ टी ग्राफ जो होता है उसका एरिया जो होता है हमने ऑलरेडी देखा था न्यूटन्स लॉज में, एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ इज नथिंग बट गिव यू द इम्पल्स, बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। आप डी टी इधर ले जाओ तो फोर्स इंटू डी टी इज़ नथिंग बट योर डी पी, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और इसका इंटीग्रेशन करोगे इट इज़ नथिंग बट के एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसका एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इसके एरिया अंडर द कर्व को ही हम इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। एफ टी का एरिया अंडर द कर्व इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स, ठीक है। और दिस क्वांटिटी इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स, ठीक है, दिस क्वांटिटी। सो एफ डॉट डेल्टा टी इज़ नथिंग बट इसका इंटीग्रेशन पूरा, ठीक है, फॉर दिस टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक में। सो द टाइम यहाँ से यहाँ तक में द टोटल, बिकॉज फोर्स इज वेरिंग, इम्पल्सिव फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इम्पल्सिव फोर्स इज वेरिंग, धीरे धीरे इम्पल्सिव फोर्स जब डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बढ़ती जा रही है अपने पीक पे पहुँच गई, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे ये जब यहाँ पे थी तब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद से इसका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ के बाद से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पॉइंट। और जो एफ डॉट डेल्टा टी हो गया, एफ डॉट डेल्टा टी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये पूरा का पूरा जो एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा जो एरिया हो गया दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्स। और इम्पल्स में भी हमारे दो एरिया हो गए, इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ माई रेस्टिट्यूशन, ठीक है, और द रिफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, आधा आधा एरिया होता है, ये आधा एरिया डिफॉर्मेशन का, आधा एरिया मेरा ये वाला रिफॉर्मेशन का, ठीक है। सो दिस इज माय न्यूटन्स सेकेंड लॉ से हमारा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई इम्पल्स दैट इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से कि इनिशियल आपकी बॉडी की जो मोमेंटम है प्लस आपकी जो इम्पल्स लगी दैट इज़ गोइंग टू मेक योर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चंस में भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कोई बॉडी है, सपोज दिस बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है, ये वाली बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रही है एंड इट इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी v, और उसके बाद इट इज़ स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे इसके ऊपर सम जे मोमेंटम फोर्स लगेगी, ये फोर्स ए भी जो इसके ऊपर लगेगी, तो इसकी वजह से टाइम पीरियड की वजह से मोमेंट इसके ऊपर इम्पल्स आएगा, दैट इम्पल्स वी विल राइट इट जे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे इसके ऊपर क्या लिखेंगे, अब इनिशियल मोमेंटम कितनी कैरी कर रहा है, एम ए इंटू वी ए कैरी कर रहा है इनिशियल मोमेंटम, प्लस इसके ऊपर और माइनस जे अगर हम डायरेक्शन लें तो ये माइनस जे इसके ऊपर फोर्स लग गई, इम्पल्स लग गई इस डायरेक्शन में, और इसकी फाइनल मोमेंटम हो गई एम ए वी ए डैश, ठीक है, ये इसकी फाइनल मोमेंटम हो गई, ये इनिशियल मोमेंटम थी। तो ये इधर वी ए डैश वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी ए थी, ठीक है। तो ये मेरी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन हो गई, इनिशियल मोमेंटम प्लस योर इम्पल्स, ठीक है, यू पुट इट विद द डायरेक्शंस ओनली, ठीक है, विद द डायरेक्शन ओनली बिकॉज दीज आर द वेक्टर। सो इनिशियल मोमेंटम प्लस जे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी फाइनल। अगर आपका जे जो है अलॉन्ग द साइड ऑफ वेलोसिटी है देन ऑब्वियसली आपकी फाइनल मोमेंटम बढ़ जाएगी, अगर जे है अपोजिट द साइड ऑफ योर मोशन है देन ऑब्वियसली आपकी जो फाइनल मोमेंटम है दैट विल बी डिक्रीज, ठीक है। सो दिस इज देयर। सो इवन आपका जो जे है अगर अपोज में है, सपोज सम बॉडी इज मूविंग हेयर विद v1 वेलोसिटी और आपका इम्पल्स इधर लग रहा है, तो इम्पल्स इतना ज़्यादा हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन चेंज कर दे बट आपकी वेलोसिटी बढ़ा दे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। सो यहाँ पे जो मेरा v2 आएगा दैट इज़ हायर देन दिस बिकॉज ऑफ माई ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई बट वेलोसिटी कैन ऑल्सो भी इंक्रीज, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वाला नहीं रहेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर इम्पल्स लग रही है तो वेलोसिटी कम नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी उस डायरेक्शन में कम होकर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी, राइट।
So this is our impulse momentum equation. So f dot dt that is equal to p final minus p initial. तो यहाँ पे जो ये दोनों फैक्टर हैं मेरे, so it is not easy to find out. हमें जो हमारी जो कोलिजन के टाइम पे जो फोर्सेस लगती हैं और जो टाइम पीरियड होता है, it is very difficult to calculate those things individually, but we can know कि इन दोनों का जो मेरा प्रोडक्ट होता है, we can easily get it by the change in momentum. ठीक है, इनका प्रोडक्ट पता कर सकते हैं हम लोग by the change in momentum. ठीक है, so बॉल अगर कोई आ रही है, if the ball is coming here with v1 velocity and the ball is going there with v2 velocity, so we can see the change in momentum. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम से हमारे को पता लग जाएगा इसका f डॉट डेल्टा टी कितना है. ठीक है, इसका इम्पल्स कितना लगाया है इस पर. ठीक है, जे मेरे को पता लग गया, बट आपको इंडिविजुअली आपको f और डेल्टा टी नहीं निकाला जा सकता, बट इनका प्रोडक्ट वी कैन डू इट. ओके, नाउ सो दिस हमने देख लिया था कि इम्पल्स जो होता है दैट इज़ नथिंग बट एरिया अंडर योर एफ टी कर्व. ठीक है, सो दिस एरिया अंडर योर एफ टी कर्व इट इज़ गोइंग टू गिव यू द इम्पल्स. ठीक है, सो इम्पल्स क्या होता है, डिग्री टू विच आपका एफ एक्सटर्नल जो है आपका मोमेंटम चेंज कर रहा है. ठीक है, डिग्री टू विच योर एफ एक्सटर्नल इज चेंजिंग योर मोमेंटम. राइट, हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं विद द फॉर द ये एप्लीकेशन ऑफ आवर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बॉल है 200 ग्राम की बॉल है दैट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड दिस. ठीक है, तो आप हमेशा विद द डायरेक्शन हमेशा डाल के रखना. तो इसमें हम लोग डायरेक्शन है ये ले रहे हैं एक्स एंड वाई. ठीक है, सो यहाँ पे जो ये हो जाएगा ये -10 हो जाएगा. सो बॉल है आपका 200 ग्राम का मूविंग horizontally with a speed 10 meter per second. It's struck with the bat and as a result it start moving with a velocity 25 meter per second at an angle 37 degree. ठीक है, ये यहाँ से बैट से टकराई and then it started moving here. ठीक है, बॉल started moving here with a velocity 25 meter per second. ठीक है, above the horizontal in the same plane. ठीक है, प्लेन सेम है and it is moving with a 25 meter per second at an angle of 37 degree. We have to find out the average force exerted by the bat if the duration is this much. ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे ड्यूरेशन कम करता जा रहा है और फिर हमसे पूछ रहा है कि वेट का जो इम्पल्स है हाउ इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड विद द टाइम के साथ किस तरीके से जो मेरा वेट का जो इम्पल्स है हाउ इट इज़ बीन रिलेटेड. ठीक है, वेट बिकॉज बॉल के ऊपर क्या लग रहा होगा, mg भी लग रहा होगा. ठीक है, वो उतने टाइम पीरियड में जब ये हिट किया और वापस गया तो यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है. ये पहले हिट करके वापस में हमारे को टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड, फिर दे रखा है 0.05 सेकेंड, फिर दे रखा है 0.005 सेकेंड. तो मेरी यहाँ पे तो इम्पल्स में तो मेरे जो एफ होता है वो चेंज होता है. ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पहुंच के फिर 0 होता है, बट यहाँ पे mg मेरा सेम रहेगा. mg विल बी माई सेम. ठीक है, mg सेम रहेगा और जैसे जैसे मेरा डेल्टा टी इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स बाई mg कितना होगा, दैट इज़ mg इंटू डेल्टा टी. जैसे जैसे मेरा टाइम पीरियड कम होता जा रहा है मेरा तो ये इम्पल्स ऑफ बाई mg विल बी डिक्रीजिंग. तो एट वन पॉइंट जितना कम टाइम पीरियड में मेरा फॉर द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जो होगा उसके लिए मैं mg को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है, जैसे जैसे मेरा बिकॉज कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में जो डेल्टा टी होता है वो बहुत छोटा होता है. तो दैट्स वाई इन सब की जो इम्पल्स होती है मेरी mg की इम्पल्स हो गई. सो फॉर दोस इम्पल्सेस वी कैन नेग्लेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे मेरा डेल्टा टी कम होता जाएगा माई इम्पल्स बाय द बैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो जिसकी वजह से हम लोग अपना ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ग्रेविटी के इम्पल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो कोलिजन के केसेस में हम लोग यही देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर, हम लोग इम्पल्सिव फोर्सेस ही देखेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई इन आवर इम्पल्सिव फोर्सेस. बिकॉज चेंज इन मोमेंटम जो होगा मैक्सिमम इट विल बी डन बाय द इम्पल्सिव फोर्सेस ओनली. ठीक है, जो कम टाइम पीरियड में इतने छोटे से टाइम पीरियड में और जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं जैसे mg हो गया एंड अगर नॉर्मल इम्पल्सिव डायरेक्शन में लग रहा है तो वो इम्पल्सिव नॉर्मल हो जाएगा. अभी हम देखेंगे वाला कॉन्सेप्ट भी. अगर नॉर्मल मेरा इम्पल्सिव डायरेक्शन में नहीं लग रहा है देन इन दैट केस हमारा नॉर्मल भी वी कैन नेग्लेक्ट दोज फोर्सेस. ठीक है, फॉर द स्मॉल टाइम पीरियड बिकॉज उनकी वजह से मोमेंटम चेंज जो आएगा फॉर द डेल्टा टी में उनकी वजह से जो मोमेंटम चेंज आएगा तो वो बहुत ही मिनिमल होगा. ठीक है, बहुत छोटा होगा. तो वी कैन नेग्लेक्ट दोस. सो इस क्वेश्चन में भी वही हमारे को एलेबोरेट करके बताया हुआ है. सो पहले देखते हैं हमारा इनिशियल, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना इनिशियल मोमेंटम और उसके ऊपर कितना इम्पल्स लगा और फाइनल मोमेंटम कितना होगा. इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम बॉडी इज हैविंग 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया और ये इधर मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, -10 लिख दिया. प्लस जे इस पे वी डोंट नो द डायरेक्शन, वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड, हम लोग सिंपल जे लिख देंगे जे. ठीक है, हमने मोमेंटम इस पर इम्पल्स लगी जे और फाइनल कितनी हो गई इसकी, फाइनल कितना हो गया तो 200 × 10⁻³ और
विल रिजॉल्व इट इनटू टू डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर हो गई 25 cos 37, 25 sin 37, यू जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, आप इन दोनों साइड को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जे एस 6i प्लस 3j, ठीक है। अब j क्या होता है आपका, नथिंग बट फोर्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब डेल्टा टी दे रखा है और आपको फोर्सेस निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दोगे। पहले कह रहा है आपकी 0.5 है, अगर आपका जो इम्पैक्ट का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 0.5, आपने इसको 0.5 रखा, देन फोर्स आ गई आपकी 12i प्लस 6j, आपने 0.05 किया, आपकी फोर्स आ गई 120 प्लस 60j। आपने F3 को आपने इसको टाइम पीरियड रखा 0.005, आपकी फोर्स आ गई 1200 एंड दिस। तो आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड। आप सेम आप यहाँ पे देखोगे ना, ये आपका जो फोर्स है ये जे डायरेक्शन में जो जे डायरेक्शन में इम्पल्स चेंज कर रहा होगा, जो इसका जो मोमेंटम चेंज कर रहा होगा, सो दिस 3j इज़ गोइंग टू चेंज। तो आपका जो जे डायरेक्शन में ही आपकी mg लग रही है, तो धीरे धीरे आप देखो जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड कम हो रहा है उतना उतना आपका ये बढ़ रहा है। तो एक लेवल के बाद जाके ये इतना हाई हो जाएगा, यू कैन नेग्लेक्ट दिस mg की वजह से जो मोमेंटम चेंज आएगा वो कैन नेग्लेक्ट। तो ठीक है, इम्पल्सिव फोर्सेस में हम लोग यही लेके चलते हैं, बिकॉज आवर टाइम पीरियड इज़ वेरी स्मॉल, सो इम्पल्स ऑफ द वेट इज़ वेरी लेस, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे भी हमने देखा हमारा टाइम कम हो रहा है, हमारा फोर्स बढ़ता जा रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स जो लग रही है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी इम्पल्सिव फोर्स बढ़ती जा रही है हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपनी वेट के इम्पल्स को, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट हमारा इम्पल्सिव फोर्स का। इम्पल्सिव फोर्सेस देखेंगे कि नॉर्मल फ्रिक्शन एंड टेंशन कैन ऑल्सो भी इम्पल्सिव फोर्सेस, बट इट इज़ केस डिपेंडेंट। बाकी कोलाइडिंग के टाइम पे जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, दोस ऑल द फोर्सेस आर माई इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सो इम्पल्सिव फोर्स होती क्या है, दैट इज़ अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड फोर्स दैट इज एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत बड़ी फोर्स बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जो लगती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। एंड दिस impulsive force, it is going to give the finite change in the momentum even with a very small amount of time, ठीक है। so because the amount of force is so high कि उसके अंदर momentum change भी आ जाता है with a very small amount of time, ठीक है। देर इज़ अ नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन इम्पल्सिव एंड द नॉन इम्पल्सिव फोर्स, बट हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स लेके चलते हैं ग्रेविटी, और हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेविटी की वजह से जो चेंज इन माई मोमेंटम है ड्यूरिंग दैट स्मॉल टाइम पीरियड, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स की वजह से। बट इम्पल्सिव फोर्स कोलिजन में जितनी भी हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, दैट इज दोज आर ऑल द इम्पल्सिव फोर्सेस, और मेरी नॉर्मल टेंशन और फ्रिक्शन को केस डिपेंडेंट होती है। वो केसेस देखते हैं हम लोग, कब कब मेरी नॉर्मल, कब कब टेंशन, कब कब फ्रिक्शन मेरी इम्पल्सिव फोर्सेस होंगी। वेनेवर दे आर इन द इम्पल्सिव फोर्सेस, जब भी इम्पल्सिव फोर्सेस में आएंगी, देन वी हैव टू अप्लाई द वी कैन अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एंड वी कैन ब्रिंग देम इनटू द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। एंड इम्पल्सिव फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस बाय सम अदर इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स को नॉर्मल फोर्स नहीं बैलेंस करेगी, देयर हैज़ टू बी सम अदर इम्पल्सिव फोर्स दैट इज गोइंग टू बैलेंस, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं पहले इम्पल्सिव नॉर्मल, जब ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो ये नॉर्मल है, ये वाली कोलिजन वाला जो नॉर्मल है, दैट इज माई इम्पल्सिव, और एक जो नॉर्मल मेरा ग्राउंड से मिल रहा होगा इसको, दैट इज नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। तो दैट इज़ नॉन इम्पल्सिव, और ये वाला मेरा दीज आर माई इम्पल्सिव, ठीक है। जो कोलिजन वाले टाइम में जो भी फोर्सेस आएंगी, दोज आर द इम्पल्सिव। तो ये दोनों मेरी इम्पल्सिव फोर्सेस है, और ये वाली मेरी जो ग्राउंड से इनको नॉर्मल मिल रहा है, दीज आर नॉट द इम्पल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सेकेंड केस है, ये वाली बड़ी वाली बॉल रेस्ट पे रखी है, ये ऊपर वाली बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल आएगा, कोलिजन हो रहा है, ये दोनों इम्पल्सिव रहेंगे, और यहाँ पे भी जो इसका कंपोनेंट है, ये वाला जो बॉल के ऊपर लग रहा है, इसको हैंडल करने के लिए दिस विल ऑल्सो भी इम्पल्सिव, ठीक है। जो ग्राउंड से मिलेगा इसको, दैट इज ऑल्सो भी इम्पल्सिव, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो भी इम्पल्सिव। नाउ ये वाला केस देखते हैं, एक बड़ी बॉल और छोटी बॉल, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया। सो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट जो मेरी कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो लग रही हैं, दैट इज़ माई इम्पल्सिव फोर्सेस। अब ये जो छोटे वाले के ऊपर एक फोर्स इधर जो आ रही है, ये वाली नॉर्मल, तो इसको जो बैलेंस करने के लिए एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। जो नीचे वाला कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है, दैट इज़ ऑल्सो माई इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। जो इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये N1 ऐसे है, N1, और जो नीचे इसका N1 कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स दिस ग्राउंड, ये वाला जो कंपोनेंट होगा एन डैश हो गया। तो इसको जो मेरा इसको हैंडल करने के लिए जो ग्राउंड से मेरे को फोर्स होगी इस पे, दैट इज़ ऑल्सो माई इम्पल्सिव फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो माई इम्पल्सिव फोर्स, दैट इम्पल्सिव फोर्स विल बी बैलेंस बाय इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। ये वाली फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करेगी, ठीक है। सो
that is what it's been explained here. So on this 2 we have a downward component, the n1 का एक downward component है, so therefore जो n2 का जो ground से आएगा that is also my impulsive. ठीक है, now friction देखते हैं, friction किस किस केस में हमारा impulsive है. so यहाँ पे बॉल कोलाइड कर रही है, तो यहाँ से जब कोलाइड कर रही है तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में है दिस इज़ माई इंपल्सिव नॉर्मल. ठीक है, ये इंपल्सिव नॉर्मल है, बट ग्राउंड के बीच में कोई मेरा इंपल्सिव नॉर्मल नहीं है, बिकॉज माई कोलिजन इज़ इन दिस डायरेक्शन. अगर मेरा कोलिजन इस तरीके से डायरेक्शन में हो रहा होता तो यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा होता, ठीक है, सो इन दिस केस भी ऑल्सो जो टच पॉइंट है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा यही रहेगा. ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा कोलिजन हो रहा है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा स्टिल इज दिस, तो यहाँ पे भी इस केस में भी मेरा जो इंपल्सिव नॉर्मल नहीं आता. ठीक है, सो इन दिस केस भी मेरा इंपल्सिव नॉर्मल नहीं था, तो माई इंपल्स फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज नथिंग बट योर म्यू एन जो आपको ग्राउंड पे पुश कर जो करा रहा है ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जब नॉन इंपल्सिव है तो माई फ्रिक्शन इज ऑल्सो नॉन इंपल्सिव. ठीक है, अब मेरी बॉल अगर इस तरीके से आके इस पर हिट कर रही है, ठीक है, तो नाउ बॉल जब हिट कर रही है तो यहाँ पे जो ये दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये वाला. ठीक है, अब इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अबाउट जो नॉर्मल है, तो ये मेरा नॉर्मल इसका आएगा बिकॉज ऑफ बॉल ऑन द वेज. ठीक है, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आएगा. जो नीचे वाला कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय दिस कंपोनेंट. अब मेरा जो नॉर्मल होगा ये मेरा इंपल्सिव हो जाएगा. अब जो नॉर्मल इंपल्सिव हो गया वाला ग्राउंड वाला, तो मेरा जो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा दैट विल ऑल्सो भी, जो फ्रिक्शन मेरा यहाँ पे होगा दैट इज ऑल्सो भी फ्रिक्शन, इंपल्सिव फ्रिक्शन. तो यहाँ पे मेरा इंपल्सिव फ्रिक्शन आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया, जो नॉर्मल मेरा बॉल्स ये इन दोनों के बीच में तो इंपल्सिव रहेगा ही रहेगा. ठीक है, जो जहाँ पे कोलिजन होता है, जो कोलिजन का पॉइंट होता है, जो कॉन्टैक्ट वाला होता है कोलिजन, तो वहाँ पे तो मेरा इंपल्सिव फोर्सेस रहेंगी. बट अब इसका जो कंपोनेंट आ रहा है, जो मेरा इसको यहाँ पे जो इंपल्स दे रहा है वेज को, एक इसका इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन वाला जो है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, तो ये भी फिर इंपल्सिव फोर्स होगी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपल्सिव. अगर ये मेरा नॉर्मल इंपल्सिव आ गया तो बिकॉज माई फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू इनटू दिस n2, ये नॉर्मल होगा. तो जब ये नॉर्मल मेरा इंपल्सिव है तो देन माई फ्रिक्शन विल ऑल्सो भी इंपल्सिव हियर. ठीक है, अब इंपल्सिव टेंशन देखते हैं. ठीक है, अगर जब मेरा दिस इज़ माई बॉल विच इज़ बीन ये इस तरीके से हैंग अप है, और यहाँ पे दिस बॉल इज़ कमिंग हियर. ठीक है, अब ये यहाँ पे कोलिजन होगा, तो अभी जो कोलिजन हो रहा है मेरा, ये मेरा दिस इज़ माई लाइन ऑफ कोलिजन. ठीक है, ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है. तो अभी इसके अबाउट मेरा द फोर्सेस विल बी, अब जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी बड़ी वाली बॉल के ऊपर, इधर इस डायरेक्शन में लगेगी, बट माई स्ट्रिंग का जो टेंशन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है. अगर कोई कंपोनेंट आ गया मेरा, और कंपोनेंट भी मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए तब, बिकॉज अगर मेरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इफ़ माई जे कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ माई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, तो स्प्रिंग मतलब लूज़ हो जाएगी, स्लैकन हो जाएगी. ठीक है, स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग मेरी, अगर इस डायरेक्शन में मेरा कोई आएगा. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी इंपल्सिव टेंशन नहीं रहेगी. ठीक है, बिकॉज टेंशन ही जीरो हो जाएगी. और मेरा अगर इस डायरेक्शन में कोई मेरी इंपल्स आ रही है, तो वो अगर कोई इस डायरेक्शन में मेरा कोलिजन हो रहा है, तो इंपल्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू मेक दिस टेंशन इंपल्सिव. ठीक है, सो अब ये वाला केस देखते हैं. सेकंड केस है, मेरा बॉल जब इस तरीके से टकरा रही है, तो यहाँ पे जो होगा मेरा जे मेरा इस पे ये लग रहा है, और जे का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, जिसकी वजह से मेरा टेंशन जो है जीरो हो जाएगा. ठीक है, स्लैक हो जाएगी मेरी स्ट्रिंग. ठीक है, टेंशन यहाँ पे रहेगा नहीं, तो टेंशन इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. अब मेरा जो है यहाँ पे इस तरीके से टकरा रहा है, तो नाउ द जर्क और द इम्पल्स ऑन माई बॉल वन इज़ लाइक दिस. तो इसका एक कंपोनेंट मेरा नीचे आएगा, नीचे के साइड में इम्पल्स आएगा. तो ये जो मेरा नीचे वाला इम्पल्स है ना, दैट इज़ गोइंग टू गिव द, इसकी वजह से जो मेरा टेंशन आएगा दैट इज़ नाउ माई इंपल्सिव टेंशन. ठीक है, बिकॉज इस वाले जर्क को हैंडल करने के लिए जो टेंशन है, बिकॉज टेंशन ही इसको हैंडल कर रहा है, बिकॉज इट इज़ नीचे साइड में जो कंपोनेंट है मेरा इंपल्स का, इसको टेंशन ही हैंडल कर रहा है, जो इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही हैंडल करती है. तो यहाँ पे जो मेरी टेंशन होगी दैट विल ऑल्सो भी इंपल्सिव फोर्स. ठीक है, टेंशन विल भी इंपल्सिव फोर्स है. ठीक है, सो इस केस में ही हमारी टेंशन इंपल्सिव है. ठीक है, तो केस बाय केस पे इट डिपेंड्स कब आपकी नॉर्मल इंपल्सिव है, कब आपकी टेंशन इंपल्सिव है. ठीक है, और कब आपकी फ्रिक्शन इंपल्सिव है. राइट, एंड जो रॉड का केस है, रॉड के केस में जैसे मैंने यहाँ पे भी बॉल आई ना, तो रॉड के केस में इफ़ दिस इज़ नॉट स्ट्रिंग नहीं है और ये रॉड का केस है, तो इन दिस केस ऑल्सो माई एनी जर्क विल बी देयर, एनी कोलिजन विल बी देयर, विल ऑलवेज बी इंपल्सिव. ठीक है, इस वाले केस में. ठीक है, इसमें भी ये इंपल्सिव रहेगी इफ इट्स के केस ऑफ रॉड, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, बट इन केस ऑफ रॉड इट विल बी इंपल्सिव. ठीक है, इट विल बी इंपल्सिव अगर इस डायरेक्शन में भी मेरी है. राइट, स्प्रिंग का जो जर्क होता है दैट ऑलवेज नॉन इम्पल्सिव. अगर यहाँ पे स्प्रिंग होती इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ दिस इज़ अ स्प्रिंग, और यहाँ पे भी अगर मेरी स्प्रिंग होती, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे रॉड के अलावा
इफ़ इन दिस केस इफ़ यू पुट स्प्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फोर्स होती, यहाँ पे जो इम्पल्स आ रही होती, जो इस पे जो इम्पल्स लग रही है उसका जो कंपोनेंट है, तो इस केस में जो स्प्रिंग की जो फोर्स होगी दैट विल नॉट बी इम्पल्सिव, ठीक है। स्प्रिंग वाला केस में स्प्रिंग कभी भी इम्पल्सिव नहीं होगी, बिकॉज स्प्रिंग जो है हैंडल कर जाती है इम्पल्सिव फोर्सेस को, ठीक है। स्प्रिंग वाले केस में इट विल बी नॉन इम्पल्सिव, ठीक है। यहाँ इस वाले केस में अगर मेरी रॉड होगी तो इस वाले केस में भी इम्पल्सिव आ जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में तो स्प्रिंग जो मेरी स्ट्रिंग है तभी इम्पल्सिव है, स्प्रिंग है तो किसी भी केस में मेरी इम्पल्सिव नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम इसी जो कॉन्सेप्ट देखा हमने, वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी फोर्सेस हमारी इम्पल्सिव बन रही है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ दिस बॉल इज़ देयर, इट इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रही है, हिट किया एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड मूविंग एयर, ठीक है। ये वेज से हिट किया और ये ऊपर की साइड में मूव करने लगी, ठीक है। अब मेरे को इस केस में बताना है, इम्पल्स बतानी है, दिस इम्पल्स कितनी लग रही है। सेकंड मेरे को बतानी है ये इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड कितनी लग रही है। एक तो इम्पल्स जो मेरी यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है, फिर एक इम्पल्स जो मेरी यहाँ पे ये इस तरीके से टकरा रहा है, तो दिस इज़ माई लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक जो इम्पल्स आ रही होगी वो वेज पे इस डायरेक्शन में आ रही होगी और बॉल पे इस डायरेक्शन में आ रही होगी। तो ये वाली जो इम्पल्स है इसका एक कंपोनेंट नीचे भी आ रहा होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा। जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो मेरे को हैंडल हो रहा होगा नीचे वाले नॉर्मल से, तो यहाँ पे भी मेरी इम्पल्स हो रही होगी। तो मेरे को एक इम्पल्स ये वाली बतानी है, ठीक है। सेकेंड मेरे को ये बताना है। तीसरा मेरे को बताना है कि व्हाट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ बॉल, ये बॉल की वेलोसिटी बतानी है मेरे को। फिर मेरे को बताना है वेज की वेलोसिटी बतानी है, वेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वेज और ये चार चीज़ें हमको बतानी है, ठीक है, ये चार चीज़ें बतानी है। तो अब हम देखते हैं व्हेन द बॉल इज़ हिटिंग, तो जब बॉल यहाँ पे हिट करेंगे तो इनका जो लाइन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, ठीक है। जिस पॉइंट पे हिट कर रहे हैं, जो पॉइंट ये इस पॉइंट पे हिट करेगा ना, ये वाला पॉइंट दोनों का टच है, तो इसके नॉर्मल जो होगा दैट इज़ माई लाइन ऑफ, जो कॉन्टैक्ट के नॉर्मल है दैट इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसी के अबाउट मेरा दिस अबाउट ओनली इम्पल्स लग रही होगी। तो यहाँ पे जो मेरे बॉल के ऊपर इम्पल्स लग रही है दिस इज़ माई J1, ठीक है। जो मेरा वेज के ऊपर लग रही है दिस इज़ माई J1, ठीक है। ये इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्सेस लग रही हैं। नाउ इसके कंपोनेंट ले लो आप इधर, ठीक है। सो दिस इज़ योर थीटा, तो यहाँ से दिस वन विल बी अ थीटा, तो J1 cos थीटा, J1 sin थीटा। सेम वे आप इसके कंपोनेंट ले लो, J1 sin थीटा, सो हेयर दिस इज थीटा, तो J1 cos थीटा, J1 sin थीटा, ठीक है, राइट। अब हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर विल अप्लाई इट ऑन दिस, विल अप्लाई ऑन दिस इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। तो पहले लगाते हैं हम इस पे लगाते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो यहाँ पे बॉल इनिशियली मूव कर रही है, हम वी आर टेकिंग दिस एज एन एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से ले रहे हैं, तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो माइनस, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी है इसकी, m/v0, ठीक है, माइनस m/v0 हो गई। अब इसमें मोमेंटम कितनी लग रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ दिस वन, दैट इज़ पॉजिटिव J1 sin थीटा, ठीक है। और फाइनल बॉल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो रही है, दैट इज़ 0, ठीक है। इस डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी हो रही है बिकॉज फाइनल वेलोसिटी बॉल की मेरी VB है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैंने 0 डाल दी। फ्रॉम हेयर विल गेट द वैल्यू ऑफ योर J1 कितना आ गया, mv0 cosec थीटा, ठीक है, J1 आ गया आपका। नाउ J2 निकालना है आपको। सो इस वाले केस में अगर हम देखें तो वेज के ऊपर लगाते हैं हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। वेज का केस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 है बिकॉज वेज इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। तो वेज में वी कैन इक्वेट द हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो जो मेरी मोमेंटम है, तो J1 cos थीटा इज़ नथिंग बट योर J2, ठीक है। J1 cos थीटा इज़ नथिंग बट योर J2, सो यू कैन राइट इट डाउन, J2 माइनस J1 cos थीटा दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसको आपको J1 निकल गया, J1 आपने निकाल लिया। फ्रॉम एयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर, जो आपको ग्राउंड से इम्पल्स मिल रहा है, इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड यू गॉट इट, दैट इज़ mv0 cot थीटा, ठीक है। अब तीसरे केस में निकालना है मेरे को बॉल की ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी VB, हमारे को फाइनल वेलोसिटी ये है ना बॉल की, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितनी थी मेरी इस डायरेक्शन में, बॉल तो इधर मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल में वेलोसिटी 0 है, तो मेरी वर्टिकल में 0 आ गई, ठीक है। अब ऊपर के साइड में बॉल को इम्पल्स क्या मिल रहा है, J1 cos थीटा, तो J1 cos थीटा, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव यही है, और फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम हो गई m/VB, तो यहाँ से आपका VB आ गया, दैट इज़, आप इसको नीचे ले जाओ, दैट इज़ योर V0 cot थीटा, ठीक है। V0 cot थीटा इज़ योर VB। अब सेम आपको वेज की भी निकालनी है, वेज के ऊपर लगा दो इम्पल्स मोमेंटम, ठीक है। वेज की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, और वेज के ऊपर इम्पल्स इस डायरेक्शन में कितना है J1 sin थीटा, ठीक है। सो J1 sin थीटा एंड यू कैन टेक इट माइनस, ठीक है। हम ये वाली डायरेक्शन माइनस लेके चल रहे हैं, तो ये माइनस ले लो, और सेम वे यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा बिकॉज वेलोसिटी ऑफ वेजेस वी आर टेकिंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस ही हो जाएगा। सो इधर हो गया J1 sin थीटा इज इक्वल टू
m इंटू ये इसकी मोमेंटम हो गई वेज की, ठीक है, वेज की मोमेंटम हो गई है। यहाँ से आपको J1 पता है, यू गेट द वैल्यू ऑफ योर वेज की वेलोसिटी आ गई, ठीक है, mv0 डिवाइड बाई m, ठीक है। और आपको लास्ट में निकालना है फ्रिक्शन निकालनी है, ठीक है। फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन इज ऑल्सो इम्पल्सिव हेयर बिकॉज दिस J इज इम्पल्सिव, ठीक है, जो ये ग्राउंड से मिल रही है। सो जो बिकॉज दिस वेज इज पुशिंग द ग्राउंड, ठीक है, वो पुश किस तरीके से कर रहा है विद दिस J1 cos थीटा विच इज़ इम्पल्सिव, ठीक है, विच इज़ इम्पल्सिव। तो मेरा जो ये होगा, जो नॉर्मल जो होगा फ्रॉम द ग्राउंड इट्स इज ऑल्सो इम्पल्सिव, तो मेरा जो म्यू होगा, म्यू एन जो होगा, म्यू एन इज इम्पल्सिव, सो मेरा फ्रिक्शन विल बी इम्पल्सिव। अब फ्रिक्शन निकालने का क्या है, म्यू इंटू एन, ठीक है, म्यू इज बिन गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम म्यू, और यहाँ पे जो n आएगा दैट इज़ नथिंग बट योर दिस J2, और J2 क्या है मेरा J1 cos थीटा। तो आपका जो आपका फ्रॉम हेयर J2 आपने निकाला हुआ है यहाँ पे, हेयर यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर J2 mv0 cot थीटा, तो यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू म्यू इंटू mv0 cot थीटा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर फ्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वी हैव नेग्लेक्टेड जो बॉल के ऊपर ग्रेविटी जी वगैरह जो लग रही होंगी हेयर, बिकॉज इम्पल्सिव में हमने देखा था ना, इम्पल्स में जो ग्रेविटी का कम, इसमें जो एक फोर्स लग रही होगी हमारी एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल लग रही होगी, बट हम लोगों का जब भी हम इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन में देखते हैं तो जो भी ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको इम्पल्सिव फोर्स नहीं लेके चलते, उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव नॉट कंसीडर द ग्रेविटी एज अ इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। बाकी हमने फ्रिक्शन को इम्पल्सिव देखा है इसमें बिकॉज दिस इज इम्पल्सिव, नॉर्मल यहाँ पे इम्पल्सिव हुआ है, ठीक है, नॉर्मल इज इम्पल्सिव हेयर। सो ऐसा नहीं है नॉर्मल और फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव नहीं होंगे, तो उस कैन बी इम्पल्सिव बेस्ड ऑन केस टू केस सिचुएशन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक ये पैन ऐसे रखा हुआ है, एक ये मास है और ऊपर से एक मास है, वो नीचे आके इस पे गिर रहा है, ठीक है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर एंड इज़ फॉलिंग डाउन, और जैसे इस पे गिरा, गिरते इस पे स्टिक कर गया, if the particle strike to the pan and strike if the particle strike the pan and with the velocity v, ठीक है, इसके ऊपर v से गिरा एंड इसके ऊपर स्ट्राइक करके यहीं पे स्टिक कर गया, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द स्पीड विद विच द सिस्टम मूव जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास है एंड ए पैन ऑफ इक्वल मास, ठीक है, इन दोनों का मास सेम है, आर कनेक्टेड बाय द स्मूथ लाइट पुली। इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, m इसके ऊपर गिरा, इसके ऊपर गिर के m स्टिक कर गया, तो जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम मूव करने लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग, टेंशन जो आएगी दैट विल ऑल्सो बी इम्पल्सिव, बिकॉज यहाँ पे जब ये ऊपर से नीचे गिरा, कोलिजन हुआ तो ये इसके ऊपर इम्पल्स आएगा और पैन के ऊपर इम्पल्स डालेगा। ये जब बॉल नीचे गिरेगी तो पैन के ऊपर कोलिजन की वजह से इम्पल्स आएगा, जो ये इम्पल्स आएगा दैट इम्पल्स विल बी इन द टेंशन, ठीक है, टेंशन में इम्पल्स आएगा और सेम यहाँ पे इम्पल्स आ जाएगा। तो दिस होल जो टेंशन होगा, टेंशन में भी इम्पल्स होगा इसमें, ठीक है। नाउ वी विल सी, सो यहाँ पे जो होगा इसके ऊपर जब ये बॉल गिरेगी भी, जैसे ये पैन है मेरा, इस पैन के ऊपर जब बॉल गिरेगी यहाँ पे, तो इसके ऊपर टेंशन तो आएगी, जब ये गिरेगी तो एक बॉल के ऊपर नॉर्मल भी लगेगा, ठीक है, और इसके ऊपर वेज के ऊपर भी नॉर्मल लगेगा, तो ये जो नॉर्मल होगा दैट विल ऑल्सो बी इम्पल्सिव, ठीक है, दिस नॉर्मल विल ऑल्सो बी इम्पल्सिव। तो अब एनालाइज करते हैं सारे सबको। तो इस बॉल के ऊपर क्या होगा, बॉल के ऊपर इससे पैन से एक जो इम्पल्स लग रही है, दिस इम्पल्स विल बी देयर, और इसके बाद जो बॉल जो है दैट इज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, इसकी मोमेंटम जीरो हो रही है, ठीक है। इनिशियली इट इज कैरिंग द मोमेंटम m/v और फाइनली जीरो हो गई, और इसके ऊपर जो इम्पल्स लग रही है ये, और सेम इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम जब ये कोलिजन के बाद लग रही होगी ऑन माई इसके ऊपर पैन के ऊपर, ठीक है, पैन के ऊपर लग रही होगी। अब नाउ जो एक इसके ऊपर जो ये तो पैन के ऊपर मोमेंटम हो गई, और एक फिर इसके ऊपर पैन के ऊपर एक ये इम्पल्स आ रही होगी विद द टेंशन, ठीक है, टेंशन में भी इम्पल्स आ रही होगी, तो दिस वी कॉल अ J2 एंड दिस J2 विल बी हेयर ऑल्सो, ठीक है। ये टेंशन मेरी सेम रहेगी तो इम्पल्सिव टेंशन आ जाएगी। सो ये ऊपर की साइड में J2 आ गई एंड दिस इज बाय द जो मेरा कोलिजन वाला है, ठीक है। और इसको हैंडल करने के लिए जो मेरी स्ट्रिंग में आएगी टेंशन J2, ठीक है। नाउ दिस इज मूविंग विद v, ठीक है, ये तो इसके साथ ही स्टिक हो गया, तो दिस विल ऑल्सो बी मूविंग विद दिस v ओनली, और ये मेरा ऊपर v से आ रहा होगा, ठीक है, दिस इज कमिंग विद v। अब नाउ विल अप्लाई द मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। पहले इस पे करते हैं, इस पे इनिशियली क्या थी, अगर हम वी आर टेकिंग दिस एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो नीचे इसकी कितनी थी पहले मोमेंटम -jv, ये इसके ऊपर इम्पल्स लगी, दैट फाइनल इसकी जीरो हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन इस पे लगाते हैं, थर्ड इस पे लगाते हैं हम J2। सो इनिशियली इस पे क्या थी, इनिशियली रेस्ट पे था ये, तो इनिशियली रेस्ट पे, सेकंड इस पे मोमेंटम लगी J2 -J1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फाइनली ये मूव कर रहा है नीचे -mv1, ये इसकी फाइनल मोमेंटम हो गई। अब थर्ड लगाते हैं इसके ऊपर, इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, रेस्ट पे मोमेंटम जीरो हो गई,
नाउ इसकी इस पे इम्पल्स लग रही है J2 प्लस, फिर देन इट इज़ मूविंग विद mv, ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इससे मेरा v की वैल्यू आ जाएगी v/3, स्मॉल v/3, ठीक है। तो मेरा जो वेलोसिटी पूछा है मेरे को, फाइंड द स्पीड ऑफ विद विच द सिस्टम मूव्स, इट इज़ v/3, ठीक है। ये वाला जो v है v/3, स्मॉल v/3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे दो पार्टिकल हैं A एंड B, ठीक है। ये A एंड B इस तरीके से रखे हुए हैं। ये मतलब इसकी लेंथ जो है, दिस इज़ 2L लेंथ है इसकी एक्चुअल स्ट्रिंग लेंथ, बट ये इस तरीके से रखे हुए हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, बट ये जो स्ट्रिंग है ये टोटल 2L की है, ठीक है। नाउ जो है मेरे को बोल रहा है पार्टिकल B इज़ प्रोजेक्टेड अक्रॉस द टेबल विद U परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। यहाँ से U से इसको प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग धीरे धीरे खुलती जाएगी और एक लेवल पर जाके ये बिल्कुल टॉट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तभी अभी भी इसके पास v वेलोसिटी होगी, तो दैट मीन्स ये इस जर्क होगा, जर्क लगेगा इसमें। तो नाउ इसके ऊपर यहाँ पे एक इम्पल्स आएगी, ठीक है। सेम जो जिस इम्पल्स की वजह से नाउ इसकी ये इम्पल्स आएगी इसमें, ठीक है। दिस इम्पल्स विल बी देयर एंड इट इज़ मूविंग विद इनिशियल, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा इधर, ठीक है। तो ये इम्पल्स ये इसमें भी ट्रांसफर होगी इस वाली बॉल में, तो जिसकी वजह से ये वाली बॉल इधर मूव करने लगेगी, ठीक है। तो अब वही देखते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल आफ्टर विच द स्प्रिंग बिकम्स टॉट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स टेंशन, ठीक है। तो ये एक एनालाइज हो गई ना सिचुएशन। पहले यहाँ पे ये स्लैक पड़ी हुई थी, v वेलोसिटी से मूव किया, ये धीरे धीरे ये स्ट्रिंग इस पोजीशन पे आके बिल्कुल टॉट हो जाएगी। तो दैट मीन्स इस पोजीशन पे जाके इसको जर्क लगेगा स्ट्रिंग में जर्क आएगा, तो जिसकी वजह से एक इम्पल्सिव टेंशन आएगी, ठीक है। इम्पल्सिव टेंशन आ जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे अब। तो यहाँ पे दिस इज़ द पोजीशन व्हेन द, जब ये पूरा का पूरा 2L खुल जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा 2L खुल जाएगा, यहाँ से थीटा आपका निकल जाएगा। थीटा इज़ नथिंग बट योर L/2L, इट इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन पे जब ये 2L हो जाएगा, दैट एट दिस पोजीशन इसकी वेलोसिटी इज़, इफ़ द वेलोसिटी हेयर इज़, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इज़ v, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमने कितनी दी थी, u इज़ द वेलोसिटी। अब ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। दिस वेलोसिटी विल गेट चेंज बिकॉज यहाँ पे इम्पल्स आ गई ना, इन दिस डायरेक्शन देयर विल बी एन इम्पल्स, सो दिस वेलोसिटी विल गेट चेंज, ठीक है। इनिशियली यहाँ से यहाँ तक तो सिंपल v से मूव किया, जैसे ये मेरी यहाँ पे एक इम्पल्स आ गई जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी अब हो गई v, ठीक है। अब वेलोसिटी v, अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम ऑन दिस बॉल। तो बॉल पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में लग रही है और बॉल की वेलोसिटी हुई है, बॉल की वेलोसिटी हम दो डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर लेंगे। एक तो विच इज़ माई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मोमेंटम और परपेंडिकुलर टू मोमेंटम। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी जो वेलोसिटीज़ होती हैं अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू मेरा मोमेंटम रहेंगी, तो उसमें कोई मेरा चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगा, बिकॉज कोई इम्पल्स नहीं है, कोई एफ एक्सटर्नल नहीं है, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई v परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर में मेरा कोई चेंज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर टू माई इम्पल्स, ठीक है। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन में वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये एक्स वाई में वी आर गोइंग टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इफ़ दिस इज़ माई थीटा तो दिस विल बी थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इट इज़ मूविंग विद u, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी mu cos थीटा, ठीक है। ये u थी पहले एंड दिस इज थीटा ना, दिस इज थीटा, सो mu cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई मेरी mu cos थीटा। इम्पल्स इस पे लगी इन दिस डायरेक्शन j, ठीक है। बॉल पे इम्पल्स ये लगी, इनिशियली इट वॉज मूविंग विद mu cos थीटा। इम्पल्स इस पे लगी ये j, और फाइनल ये कितनी हो गई, फाइनल इट इज़ मूविंग विद v पैरेलल, ठीक है। ये v पैरेलल इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, v पैरेलल, ठीक है। हम निकालेंगे v पैरेलल आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से नाउ mu cos थीटा माइनस j, अब इसमें निकालते हैं, अब इस वाले में निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ द स्ट्रिंग जो है मेरी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो ये v पैरेलल, इसका भी जो ये बॉल a है दैट विल आल्सो बी मूविंग विद, जो ये इसकी यहाँ पे इस बॉल की v पैरेलल होगी, दिस बॉल विल आल्सो हैविंग द v पैरेलल सेम, बिकॉज द स्ट्रिंग इज माई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग जो है मेरी हर पॉइंट का वेलोसिटी मेरी सेम होगी स्ट्रिंग की। तो ये भी मेरा जो ये वाला बॉल a है दैट विल आल्सो बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद सेम v पैरेलल, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बॉल a के ऊपर इम्पल्स मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल कहते हैं इसकी 0 प्लस j दैट इज इक्वल टू m इंटू वी पैरेलल, ठीक है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गई, j इज इक्वल टू m इंटू वी पैरेलल। अब क्या ये j को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे पुट करके विल गेट द वैल्यू ऑफ और वी पैरेलल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि 2m वी पैरेलल, जब आपने ये रखा इधर और ये इधर चला गया तो 2m वी पैरेलल हो गई, यहाँ से वी पैरेलल आ गया आपका u cos थीटा बाई 2। cos थीटा आपका पता है दैट इज़ 30 डिग्री,
थीटा आपका 30 डिग्री है, कॉस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू √3/2, यूल गेट द वैल्यू है। अब वी परपेंडिकुलर निकालनी है, वी परपेंडिकुलर आपकी चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वी परपेंडिकुलर कितनी थी, यू, ये आपका थीटा था, ये हो गई यू साइन थीटा, ठीक है, ये आपकी सेम रहेगी यू साइन थीटा, दैट विल नॉट बी चेंज। साइन थीटा कितना है 1/2, यू जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि आपकी इम्पल्स इस डायरेक्शन में 0 है तो योर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन दिस डायरेक्शन, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी इस डायरेक्शन में। वी परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं है, सो माई देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई वेलोसिटी देयर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ये मेरा एक कार्ट है जिसके अंदर मेरा इस तरीके से एक स्ट्रिंग है और एक बॉल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये 3 मीटर की है, बट मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ठीक है, और मास 1 kg है, और मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे गिरना लगेगी, गिर के ये इस पे बिल्कुल जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये अभी 5 मीटर हो जाएगी, दिस इज माई 5 मीटर, जब ये टॉट हो जाएगी, ठीक है। ये 3 मीटर है तो ये 4 मीटर, तो ये 4 मीटर गिरने के बाद यहाँ पे टॉट हो जाएगी, ठीक है। सो अब ये टॉट हो जाएगी तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव टेंशन आ जाएगी, तो इसकी जो अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इस डायरेक्शन में इसकी वी आर गोइंग टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम। तो हम लोग यही करेंगे कि ये बॉल आपकी यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये आपकी 5 हो गई, ये 4 हो गई। अब यहाँ पे आपकी इम्पल्सिव टेंशन आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी वी पैरेलल हो गई फाइनल, और ये आपकी ये नीचे वी हो जाएगी और यहाँ पे आपकी वी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। वी परपेंडिकुलर आप में कोई चेंज नहीं आएगा वी परपेंडिकुलर में, तो ये फॉल कितना होगा √2gh फॉल होगा। यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी √2gh, h कितना है 4 आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ से √2gh से इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी और परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हो, यू कैन गेट द एंगल बिकॉज दिस इज 4, दिस इज 5, दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज 10 3/4, so this angle also you can take out, right। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, हमारे को पूछा है इम्पल्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग में इम्पल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जब गिरेगी बॉल तो वर्टिकल गिरेगी, बस यहाँ पे आके ये टॉट हो जाएगी, ठीक है। अब स्प्रिंग में टेंशन ये आई, यहाँ पे भी टेंशन होगी। अब स्प्रिंग इससे अटैच्ड है, तो स्प्रिंग के अंदर जो इम्पल्स ये वाली होगी उसकी एक डायरेक्शन इम्पल्स की होगी, एक डायरेक्शन ही होगी। जो ये वाली डायरेक्शन होगी इम्पल्स की, वो यहाँ पे भी इम्पल्स लगाएगी बिकॉज इस वाली डायरेक्शन को हैंडल करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे इम्पल्स आएगी। तो ये इम्पल्स हमारे को पूछी गई है पी एंड क्यू में। और जो वर्टिकल वाली जो इम्पल्स होगी मेरी, जब मेरी स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, तो ये वाली जो जे होगी इसको एक वर्टिकल आएगा, एक हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला तो ये वाला हैंडल करेगा, ये जो वर्टिकल वाला है उसको ये ग्राउंड से मिलेगी, ठीक है। मेरे को यही पूछा गया इम्पल्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग पी क्यू में कितनी इम्पल्स हो रही है, तो दैट विल बी द इम्पल्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। जे जो भी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाली जे साइन थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों पूछी गई हमसे। वेलोसिटी इम्पल्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स बिकम टॉट, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँची तो ये स्ट्रिंग में इम्पल्स बतानी है। दूसरी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग बिकम्स टॉट, ठीक है। सेकेंड ये वाली बतानी है। थर्ड मेरे को बतानी है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी क्या होगी जब ये यहाँ पे टॉट, जब ये बिल्कुल एक्सटेंड हो गई तो इसकी जो ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी पैरेलल, वो तो जीरो हो जाएगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगी ना। ये वाली यहाँ से स्प्रिंग यहाँ से ये अटैच्ड है, तो ये वाली तो वेलोसिटी जीरो है, तो दैट मीन्स ये वाली वेलोसिटी वी पैरेलल कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज माई स्ट्रिंग इज माई इनएक्सटेंसिबल। तो ये वी पैरेलल विल बी जीरो बिकॉज दिस इज जीरो, ठीक है। ये वाला ये यहाँ से अटैच्ड है, तो वी पैरेलल जीरो। जो परपेंडिकुलर होगी वो चेंज नहीं होगी, जो पहले मेरी √2gh होगी उसका जो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग। नाउ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू जे क्या होगा मेरा, दिस इज माई जे, ठीक है, दिस इज माई जे। तो इसके परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी होगी उसमें चेंज नहीं होगा। ये वी पैरेलल विल बी जीरो, ये वी पैरेलल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो मैंने बता दिया क्यों होगा, ये वी पैरेलल जीरो इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये वाला मेरा अटैच्ड है, तो इसमें कोई मेरा देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माई वेलोसिटी हेयर, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ये अटैच्ड है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग की ये वाली वेलोसिटी भी जीरो होगी, ठीक है। अब हम वी आर गोइंग टू अप्लाई नो चेंज इन माई, इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मेरी कितनी थी यू, ये कितनी थी √2gh, तो ये वाली कितनी हो गई, सपोज दिस इज माई थीटा, सो दिस विल बी यू साइन थीटा, ठीक है, यू नॉट साइन थीटा। अगर ये मेरा थीटा है तो दिस इज माई थीटा, तो यू नॉट साइन थीटा इज योर वी, ठीक है। सो ये आपकी वी परपेंडिकुलर आ गई, वी परपेंडिकुलर जो आएगी आपकी यू नॉट साइन थीटा, ठीक है। दैट एंड दिस इज द ओनली वेलोसिटी दैट यू आर हैविंग राइट नाउ, क्योंकि ये तो आपकी जीरो हो गई, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी आपकी वी पैरेलल स्क्वायर प्लस वी परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे तो ये वाली जीरो है, इसका अंडर रूट, तो ये आपकी जो वी परपेंडिकुलर ये आपकी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जो आपको इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो यू नॉट साइन थीटा इट्स योर फाइनल वेलोसिटी। अब हम जे निकालते हैं इसका। अब जे निकालने के लिए हमने क्या करना है, विल अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियली इसकी कितनी थी, वी नॉट से आ रही है, तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी
यू नॉट कॉस थीटा, तो ये कितनी हो जाएगी √2 GH कॉस थीटा, ठीक है। तो √2 GH कॉस थीटा ये मेरी इनिशियल हो गई, ठीक है। और ये वाली डायरेक्शन अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो विल राइट इट डाउन नेगेटिव, ठीक है। तो m यू नॉट कॉस थीटा, यू नॉट क्या है मेरा √2 GH, ठीक है। अभी हमने वैल्यू नहीं डाले, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं माइनस m v नॉट कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली इस डायरेक्शन में, नो इस डायरेक्शन में लेनी है हमने, क्योंकि वी आर डूइंग द इम्पल्स मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, तो हमारी वेलोसिटी ये थी, हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई मेरी यू नॉट कॉस थीटा, तो माइनस m u नॉट कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी इन दिस डायरेक्शन, इम्पल्स लगी मेरी अब इस डायरेक्शन, ठीक है, जो भी कि पॉजिटिव है दैट, और इसने फाइनल वेलोसिटी मेरी कर दी 0, ये वाली डायरेक्शन की हमारी वेलोसिटी 0 आ गई ना, v पैरेलल 0, ठीक है। अब यहाँ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई जे आ गया मेरा m u नॉट कॉस थीटा, ठीक है। यू नॉट पता है, m u पता है, कॉस थीटा पता है, आई गेट द वैल्यू ऑफ जे, और जो मेरा ये जे आ गया दिस इज़ माई जे, इसका जो कंपोनेंट ये जो दोनों आएंगे दिस इज़ माई थीटा, सो दिस इज़ योर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका जे साइन थीटा, और ये हो जाएगा जे कॉस थीटा। तो जो अर्थ से आपको जे मिलेगा दैट इज़ योर जे कॉस थीटा, और जो आपको इस जे पी क्यू जो इसमें आएगा दैट इज़ योर जे साइन थीटा, राइट। सो दैट्स देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब हम देखते हैं कोलिजन देखते हैं अब। सो कोलिजन में we'll start with the collision, देखते हैं, we'll see कि how much we are going to cover. सो कोलिजन में क्या होता है, द पार्टिकल कम्स क्लोज, दे इंट्रैक्ट बाय द मीन्स ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। जैसे ये दो पार्टिकल हैं, वेन एवर दे आर क्लोजिंग, तो ये जब कोलिजन के टाइम पे देयर इज एन इंट्रैक्टिव फोर्सेस दोनों पे लगती हैं, इस पे ये वाली लगती है, इस पे ये लगती है, तो दोनों की वजह से इंट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है, सम एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन भी होगी और mg भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन जो फोर्सेस होती हैं, जो इम्पल्सिव फोर्सेस जिसे हम बोल लेंगे, वो इतनी हाई होती हैं कि हमारी जो और एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गई, जैसे mg हो गई, तो हम उसको नेग्लेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आर इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आर इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन, वी नेग्लेक्ट अदर फोर्सेस फॉर द स्मॉल डेल्टा टी, ठीक है। स्मॉल डेल्टा टी के लिए हम बाकी सारी फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज आवर इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। इन दिस हमने ऑलरेडी देखा था कि जो इंट्रैक्शन होता है दैट मे नॉट टच ईच अदर, तो इफ़ योर फोर्स जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर रिपल्सिव होगी, देन दे विल नॉट इंट्रैक्ट विच अदर। सपोज दिस इज हीलियम एंड दिस इज प्रोटॉन, सो दे बोथ आर हैविंग द रिपल्सिव फोर्सेस, और इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज ऑल्सो लाइक दैट, देर इज़ अ डिफरेंस, ये डी इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में डिस्टेंस है, सो दे विल गो लाइक दिस, इसके जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो ये ऐसे बनेगी। तो हम लोगों को इसमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, वी कैन नॉट फाइंड आउट कि इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, एक्सचेंज इन मोमेंटम और होगा, एक्सचेंज इन एनर्जी होगा, बट वी विल नॉट कॉल इट कि फिजिकली दे विल नॉट बी टचिंग ईच अदर, ठीक है। सो कोलिजन में क्या होता है हमारा, एक्सचेंज इन मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम जो होगी दैट इज कंजर्व, ठीक है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। और जो मोमेंटम एक्सचेंज होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट, केवल इसी डायरेक्शन में मेरी मोमेंटम चेंज होगी, बाकी मोमेंटम मेरी जो कंजर्व होगी, तो इस डायरेक्शन में जब मेरा कोलिजन जो हो रहा है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो लेके चल रहा है, इस डायरेक्शन में जो कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो होगा मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। जो मेरी ये पहले मोमेंटम लेके आ रहा था, ये कुछ मोमेंटम लेके आ रहा था, ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, बट इक्वल मेरी मोमेंटम रहेगी, मेरी जो मोमेंटम रहेगी वो कंजर्व रहेगी, जो ये मोमेंटम लेके आ रहा था प्लस ये जो मोमेंटम लेके आ रहा था, अब जो ये लेके जाएगा और ये जो लेके जाएगा, ये दोनों मेरी सेम रहेंगी, ठीक है। मोमेंटम का बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अलॉन्ग दिस, और मेरी जो मोमेंटम रहेगी ना वो कंजर्व रहेगी इन एनी, और जो मोमेंटम रहेगी अलॉन्ग एनी अदर डायरेक्शन दैट विल बी कंजर्व, ठीक है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगी इसमें, ठीक है, और मोमेंटम में रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, फॉर दिस बिकॉज ऑफ कोलिजन, ठीक है। और बाकी डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बाकी डायरेक्शन में तो बिकॉज देर आर नो इम्पल्सिव फोर्सेस, तो देर विल नॉट बी एनी चेंज इन वेलोसिटी इन अदर डायरेक्शन, तो जो पहले चल रही होगी वही चल रही होगी, बट इस डायरेक्शन में जहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस लग रही हैं, बिकॉज द इम्पल्सिव फोर्सेस आर हेयर एंड हेयर, जिसकी वजह से मेरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई टोटल मोमेंटम होगा, ठीक है। एंड जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रहेगा, बिकॉज मेरी जो इम्पल्सिव फोर्सेस आती हैं दीज आर इंटरनल फोर्सेस की वजह से देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन मोमेंटम। सो तो ये बात याद रखना, आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है,
सारे डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बाकी सारी डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अगर कोई और मैं इस डायरेक्शन में देखूँ तो इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और किसी डायरेक्शन में देखूँ कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मेरी जो इंपल्सिव फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंपल्सिव फोर्सेस ओनली मेरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। बट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम हो रहा है, बट मेरा मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल है। मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर हैं, ठीक है। जो मेरा पहले मोमेंटम था वही फाइनल, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। बस इसमें ये हो रहा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज माई इंडिस्पेंसिबल, बिकॉज जो फोर्सेस हैं मेरी इंटरनल हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, सो दैट विल बी देयर इन ऑल द कोलिजन केसेस। कोलिजन तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मेरा इस पोजीशन पे भी है, जब ये दोनों इधर ये इससे आ रहा है, ये जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं तब भी मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जब ये दोनों मूव करके जा रहे हैं तब भी मेरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ठीक है। So here delta t is very small, so we can affect this external force, जो भी मेरी नॉन इम्पल्सिव एक्सटर्नल फोर्सेस हो गई, जैसे मेरी फ्रिक्शन हो गई जब ये दोनों कोलाइड कर रहे होंगे, जो फ्रिक्शन हो गई, ग्रेविटी हो गई, वी कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ देम, ठीक है। बिकॉज इनका जो इम्पल्सिव इफेक्ट होगा वो बहुत छोटा होगा बिकॉज ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। सो ये याद रखना बस, वी आर हैविंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम कंजर्व रहती हैं एंड देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम। देयर विल एनर्जी जो होगी, एनर्जी में कंजर्वेशन नहीं होता, कंजर्वेशन हमेशा मोमेंटम में रहेगा। एनर्जी में इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि देयर इज़ अ कंडीशन व्हेन द एनर्जी इज़ कंजर्व्ड, बट एनर्जी जो होगी वो इस पोजीशन पे कभी कंजर्व नहीं रहेगी। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं ना, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है मेरा, जो ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा वो रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन रहेगा नहीं रहेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द हमारा कोलिजन किस तरीके का हो रहा है। बट ओवरऑल एनर्जी का कंजर्वेशन यूनिवर्स में हमेशा रहता है, ठीक है। सो बट यहाँ पे इस केस में जो मेरा होगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी वाला एग्जांपल देखें, काइनेटिक एनर्जी मेरी देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन द, अभी हम देखते हैं, चलो वी आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ कोलिजन जहाँ पे आप एनर्जी बेस्ड में देखेंगे। तो यहाँ ये तो मेरा फंडामेंटल रहेगा किसी भी केस में, ठीक है। ये आपका सारे केसेस में रहेगा, आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ये वाली लाइन में, ठीक है, अलॉन्ग द लाइन ऑफ योर कोलिजन, जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है, ठीक है। दिस इज माय लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके अक्रॉस आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और दूसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोलिजन। अब मेरे टाइप ऑफ कोलिजन हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर एनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ आर इम्पैक्ट, कि किस तरीके से जो ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं तो इनका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। सो हमने देखा ड्यूरिंग कोलिजन इम्पल्सिव फोर्सेस वेरी, ठीक है। हमने देखा कि इम्पल्सिव फोर्सेस, ये कोलिजन है तो ये इम्पल्सिव फोर्सेस यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये मैक्सिमम पहुँची, ठीक है। दिस इज़ माय पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन का पीरियड क्या हो गया मेरा, कि जब मेरी बॉल है ये धीरे धीरे टकराई, ठीक है, ये धीरे धीरे इसका डिफॉर्मेशन हुआ, सो दिस इज़ माय मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा टाइम पीरियड होगा, दिस प्लस दिस इज़ माय पीरियड ऑफ माय डिफॉर्मेशन। और फिर यहाँ से इसका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, नाउ द बॉल इज रिफॉर्म्ड। तो यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज माय पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। सो अगर मैं डिफॉर्मेशन का पीरियड देखूँ तो दिस इज माय पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन 230 से 270 और 470, और 470 से लेकर 710 तक मेरा पीरियड ऑफ माय डिफॉर्मेशन है, ठीक है। सो दैट इज, सो दिस इज देयर एंड दिस फोर्सेस, जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पे इस पे इम्पल्सिव फोर्सेस लग रही हैं, दिस इम्पल्सिव फोर्सेस वेरी, ठीक है, ये वेरी करते हैं, दैट इज नॉट कांस्टेंट, दिस इम्पल्सिव फोर्सेस इज वेरी एंड इट इज कॉम्प्लेक्स, सो यू कैन नॉट फाइंड द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, बट प्रोडक्ट और टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं विद द चेंज इन मोमेंटम। सो दिस ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। दिस बिकॉज ऑफ दिस इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ, इंटरनल फोर्स है, दैट विल नॉट गोइंग टू चेंज द मोमेंटम। जो मोमेंटम होगा मेरा सिस्टम का, दैट विल बी कंजर्व, ठीक है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। ऑल्दो मेरी जो इंटरनल फोर्सेस हैं जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स रहे, बट मेरा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो ये वाला पीरियड जो होता है मेरा, दिस इज़ माय डिफॉर्मेशन पीरियड, जिसके अंदर जो मेरी, जैसे इस केस में बॉल है वो डिफॉर्म कर रही है, और डिफॉर्म होने के बाद यहाँ से मेरा रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेरी फोर्स जब तक डिफॉर्म कर रही है, मैक्सिमम इसकी जब यहाँ तक, अगर ये बॉल मेरी यहाँ पे रुक गई है बिल्कुल, ठीक है, बॉल रुक गई है, दिस बैट इज स्टेशनरी, दिस बॉल हैज़ बिकम स्टेशनरी, तो इस पोजीशन पे माय वेलोसिटी विल गेट जीरो, ठीक है। ये बॉल कुछ वेलोसिटी से आ रही होगी, ये वेलोसिटी विल गेट जीरो, और फिर इसके बाद जब ये इसकी वेलोसिटी विल बी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी एंड विल बी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। इस पोजीशन में वेलोसिटी विल गेट जीरो, राइट।
तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v थी और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है, और फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही है। सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे हो गई वेलोसिटी इसकी 0, और फिर अगर यहाँ पे भी वेलोसिटी इसकी 10 मीटर पर सेकंड मिल गई पूरी इसको, दैट मीन्स जितना ये डिफॉर्म किया, जितनी एनर्जी इसने इलास्टिक एनर्जी स्टोर करी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी डिफॉर्मेशन में, और पूरी की पूरी इसने वापस कर दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट्स वाई इसकी वेलोसिटी अब यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वापस आ गई जो इनिशियल थी। देन वी कैन से इट इज़ अ केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन कि सारी की सारी मेरी जो डिफॉर्मेशन में एनर्जी, जो भी मेरी डिफॉर्मेशन में जो भी मेरी एनर्जी स्टोर हुई थी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई इस वाले फेज़ में, ठीक है। जितनी मेरी ये वाला, अगर ये दोनों बराबर है, दैट इज़ माई स्टोरेज ऑफ माई, मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है इस वाले में, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। फिर यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी मेरी बढ़ रही है। अगर मेरा ये वाली साइड, मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, देन आई कैन से इट इज़ माई केस ऑफ माई इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। 100% माई रीगेन ऑफ द शेप, देयर इज़ नो मैकेनिकल एनर्जी लॉस, ठीक है। जितनी मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक गई, उतनी मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करी, और यहाँ से यहाँ तक में उतनी मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई, ठीक है। सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन योर मैकेनिकल एनर्जी एंड द बॉल विल रीगेन इट्स शेप, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज माय इनिशियल, जब मेरा कोलिजन स्टार्ट हुआ और मेरा कोलिजन जब एंड हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड विद इन दिस पीरियड। इस पीरियड में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट मोमेंटम इज कंजर्व विद इन दिस पीरियड ऑल्सो। इस पीरियड में डेल्टा टी जो मेरा टाइम पीरियड है, इसमें मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बट माई काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन दिस डेल्टा टी टाइम पीरियड, ठीक है। डेल्टा टी टाइम पीरियड में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। काइनेटिक एनर्जी मेरी यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा टी में मेरी, बिकॉज हमने देखा ना काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मेरी पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मेरी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और यहाँ से इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इफ़ द बॉडी इज़ नॉट इलास्टिक, अगर मेरी बॉडी जो है, जो बॉल है, इफ इट्स नॉट इलास्टिक एंड द टू बॉडी मूव टुगेदर विद द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द परफेक्टली इनलास्टिक। तो इस केस में क्या हुआ कि बॉडी जब मेरी मैक्सिमम डिफॉर्म हो गई, और इतनी ही डिफॉर्मेशन के साथ ये वाली बॉडी भी मूव करने लगी, इसी बॉडी से मूव करने लगे, दोनों सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जैसे वेलोसिटी से है, तो यहाँ पे इसका मतलब समझ लो ये डिफॉर्म होकर यहीं पे स्टिक कर गई, v इज इक्वल टू 0 हो गई इसकी, ठीक है, बिकॉज बैट वॉज एट 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिक हो गई और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ अर परफेक्टली इनलास्टिक, कि बॉल बिल्कुल आके स्टिक कर गई, यहाँ पे बॉल की भी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया, बॉल में बॉल की भी वेलोसिटी 0 हो गई और बैट की वेलोसिटी मेरी 0 थी। तो इस केस में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है मेरा मैक्सिमम इलास्टिक में, ठीक है। यहाँ पे मेरी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू माय इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो सारी की सारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि ये डिफॉर्म कर गई बॉल में, तो बॉल की डिफॉर्मेशन जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो हुई मेरी बॉल की डिफॉर्मेशन में चली गई, ठीक है। बट इन रियल केस वी डोंट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक नहीं होता मेरा। इन द रियल केस वी हैव अ मिडिल वे। मिडिल वे में क्या होता है मेरा कि मेरा डिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन मेरा 100% नहीं होता। अगर मेरा यहाँ से, अगर मेरा बॉल जो होगी उसमें थोड़ा बहुत शेप में चेंज आ जाएगा, थोड़ी बहुत बॉल मेरी डिफॉर्म हो जाएगी, तो मेरा ये वाला जो पीरियड है ये मेरा ये रहेगा, बट जो मेरा ये राइट वाला पीरियड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा इसका ग्राफ बनेगा, इम्पल्स ऑफ माई रिफॉर्मेशन विल बी लेस, मैं इम्पल्स ऑफ माई डिफॉर्मेशन विल बी मोर, ठीक है। ये रहेगा बस यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ सो रियल केस में क्या होता है मेरा, इट इज़ नॉट 100%। रियल केस में क्या होता है मेरा, इट इज़ नॉट 100% रीगेन इन माई शेप, राइट। So this is there, not 100% regain in my shape and size. Some mechanical energy got converted into deformation potential energy. So in this case, इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी मेरी बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पे आके बॉल स्टिक ही कर गई, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, देयर विल बी अ लॉस इन माई काइनेटिक एनर्जी। जो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस में होती है वो मेरी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। So, but in this case also my momentum is conserved because my f external is 0. In this case also my momentum is conserved, right? अब ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर इम्पैक्ट के बेसिस पे व्हाट आर आर इम्पल्सिव, व्हाट आर आर कोलिजन्स। तो इम्पैक्ट के बेसिस पे होता है कि इम्पैक्ट के बेसिस पे अगर आपका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और लाइन ऑफ मोशन है आर कोइंसाइडिंग, दोनों सेम है, देन वी कैन से द हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। अगर आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन अगर आपका अलग है, देन वी कैन से इट इज़ एन ओब्लिक कोलिजन। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखते हैं, जहाँ पे आपकी इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं अलॉन्ग दैट, इट इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो जब ये दोनों टकरा रहे हैं, दिस बॉल आर कोलाइडिंग, तो इन दोनों पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, स्पेस डायरेक्शन में, स्पेस डायरेक्शन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इन दोनों पे इस डायरेक्शन में। सो दिस इज़ माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इन पे जो ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इनसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो,
ठीक है, इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो विच इज़ गोइंग अलॉन्ग विद देयर सेंटर से पास ऑन करेंगे. सो दिस इज़ योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट. अगर आपका मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, देन वी कैन से इट इज़ गोइंग टू डू द हेड ऑन कलिशन, बिकॉज लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड द लाइन ऑफ मोशन कोइंसाइड हियर. ठीक है, अब इस केस में देखो ये बॉल इस द बॉल इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, एंड दिस बॉल इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन. अब ये दोनों कोलाइड करेंगे. सो ये कोलाइड इस पॉइंट पे कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे जो मेरा कॉमन नॉर्मल है इन दोनों का, दिस इज माय कॉमन नॉर्मल विच वी कॉल द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, विच वी कॉल द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो ये मेरा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, बट इनका मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, मोशन आपका डिफरेंट डायरेक्शन में है. सो इन दिस केस द लाइन ऑफ मोशन इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सो वी कॉल इट अ ओब्लिक कोलिशन. ठीक है, दिस इज केस ऑफ ओब्लिक कोलिशन. ठीक है, लाइन ऑफ इस केस में भी देखें, जैसे मेरा वेज है. ठीक है, ये बॉल इफ़ यू आर थ्रोइंग इट हेयर, तो यहाँ पे जो है आपका कोलिशन इस पॉइंट पे हो रहा है, तो दिस इज़ योर लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, और मोशन क्या है बॉल का, दिस इज़ योर लाइन ऑफ मोशन. सो दिस इज़ ऑल्सो ए केस ऑफ योर ओब्लिक कोलिशन. दिस इज ऑल्सो नॉट अ हेड ऑन कोलिशन. ठीक है, अब इसके जो पैरामीटर्स होंगे वी आर गोइंग टू सी इट इन नेक्स्ट चैप्टर के हमारे इसमें जो बेसिकली होता है ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट होती है. ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे इसमें. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू दिस इज माई, वी कॉल इट अ कॉमन नॉर्मल एंड दिस वी कॉल अ कॉमन टेंजेंट. तो जो मेरी वेलोसिटीज़ होंगी ऑफ बोथ द बॉडीज अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट विल नॉट बी चेंज, बिकॉज अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल, कोई भी इम्पल्स नहीं है, मेरी इम्पल्स नहीं है, तो इसके अलॉन्ग मेरी वेलोसिटीज़ चेंज ही नहीं होंगी. ठीक है, और जो मेरी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है इस वाली डायरेक्शन में, मेरी जो मोमेंटम कंजर्व रहेगी, इम्पल्स मेरी जो मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. ठीक है, मोमेंटम इस केस में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, बट माई इनिशियल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. और वी कैन अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन दिस डायरेक्शन. इसमें इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन तो दोनों में लगा सकते हैं, बट इस डायरेक्शन में मेरी इम्पल्स का मेरा मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन कॉमन नॉर्मल. कॉमन टेंजेंट में तो मेरी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, सेम वेलोसिटी रहेगी, बट यहाँ पे वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी कॉमन नॉर्मल में, बट माई मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. ठीक है, अब जो अदर फैक्टर होता है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. एक फैक्टर आएगा, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड इफ़ आपको एक और दे रखी है कि इफ़ द collision is elastic, non-elastic or inelastic, so that also is going to give you one more information to solve your problems. ठीक है, so आज के लेक्चर के लिए इतना ही है. विल सी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोलिजन में, कोलिजन के रिगार्डिंग में वी आर गोइंग टू सी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखेंगे कॉन्सेप्ट, और फिर देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सम क्वेश्चंस करेंगे अब हम इसके बेसिस पे, कोलिजन के बेसिस पे. वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस सिनारियो, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस सिनारियो एंड वी आर गोइंग टू कंसीडर ऑल दिस सिनारियो, ओब्लिक कोलिजन एंड हेड ऑन कोलिजन एंड एनर्जी बेस्ड कोलिजन्स के इलास्टिक है, इन इलास्टिक है. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही था. विल टेक अ क्विक रिव्यू. आज हमने देखा कि वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स देखा, वी हैव गॉट द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ. हमने एक टाइम का एक फैक्टर देखा डेल्टा टी का, हाउ मच इज़ डेल्टा टी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट ऑल्सो इज़ डिफाइनिंग योर एफ एक्सटर्नल. ठीक है, जितना आपका छोटा डेल्टा टी होगा, सेम मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी. सो वी हैव सीन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर डेल्टा टी हेयर. ठीक है, फिर हमने इक्वेशन देखी एंड वी हैव सीन के इन द इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन वी कैन नेग्लेक्ट द अदर फोर्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन के टाइम पे वी कैन, बिकॉज मोमेंटम चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दोज फोर्सेज, बिकॉज द टाइम पीरियड इज़ वेरी स्मॉल. फिर हमने देखा इम्पल्सिव फोर्सेज देखी, कोलिजन वाली जो फोर्सेस होती हैं, कोलिजन जो हैं फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस बिकॉज ऑफ कोलिजन, वो वाली फोर्सेस तो हमेशा इंपल्सिव रहेंगी. बट वी हैव सीन टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल जो है, जो बॉडी पे और कोई भी लग रही होंगी, जो कोलिजन वाली साइड पे होगी टेंशन या फ्रिक्शन, तो और या फिर नॉर्मल जो होगी, तो वो तो मेरी हमेशा impulsive रहेगी. बट टेंशन और फ्रिक्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. वी हैव सीन द केस टू केस बेसिस. इवन द नॉर्मल ऑल्सो वी हैव सीन ऑन द सिचुएशन केस टू केस बेसिस, वेन एवर दे आर इम्पल्सिव, वेन एवर दे आर नॉन इम्पल्सिव. फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कोलिजन का, दैट इज़ अ केस ऑफ अर डिफॉर्मेशन एंड रेस्टिट्यूशन. अब इसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिराइव आर coefficient of restitution on the basis of this only. And then we have seen the concept of our energy collision energy का कि how my energy is been conserved. अगर energy पूरी mechanical energy conserved है, we can say it is an elastic collision, नहीं तो it is an inelastic collision. फिर हमने देखा impact के basis पे head on and oblique collision. ठीक है, so आज के लिए इतना ही है. That's all for today. We'll meet up in the next lecture. So all right, thank you.